वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मॉर्निंग में पहले इंग्लिश का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा और मुझे एंजॉय क्या होगा, मुझे तो हंसने हंसने की आवाज़ आती रहती है। उधर ऑफिस में बैठ के ये लोग हंसते रहते हैं। तो आई होप लेक्चर अच्छा होगा। हेमांग नहीं आया आज। हेमांग स्वीट बच्चा है। चलिए, क्या होता है ना, जो बच्चे सिंसियर होते हैं उनको मैं भी मिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नहीं आ रहे, अब जो बच्चे रेगुलर ही नहीं आ रहा, महीने 2 महीने से, 1.5-2 महीने से उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, बहानेबाजी पूरी है। सर वो फलाना एग्जाम आ गई, सर उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर सर सर घर पे सर तबियत खराब है, सर वो है ये है। भाई उसका तो मैं क्या सिंसियरिटी देखूँ, परिणाम भी उसको अनुकूल नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात ये है। और अगर अनुकूल परिणाम चाहिए तो फिर यू हैव टू वर्क हार्ड, और रिग्रेस हार्ड वर्क करना होगा आपको, अदरवाइज उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। कल मैंने आपको जजमेंट लिखा था, ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वी हैव डिस्कस दैट जजमेंट। मैंने उस जजमेंट के ऊपर 2-3 लाइन लिखी है, उसको उसको प्लीज नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें, उसमें लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन कीजिए, उसे प्लीज नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, यदि यदि मजिस्ट्रेट को धारा 175(3) में दी गई सूचना, यदि मजिस्ट्रेट को धारा 175(3) में दी गई सूचना से ये स्पष्ट रूप यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अन्वेषण करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में लिखा देता हूँ पहले पूरा ना, फिर इंग्लिश में लिखाऊंगा। अन्वेषण करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, तो वह बिना पुलिस अधिकारी को जांच सौंपे, अन्वेषण का आदेश देगा। इंग्लिश में लिखिए प्लीज। Wherever any information has been given to the magistrate, under section 175 clause 3, 175 clause 3, and it is apparent on the face of it, that there is no aid and assistance required, of the investigation agency, then he shall forthwith direct investigation without order of inquiry. Second point लिखिए, इंग्लिश वाले लिखिए प्लीज, without order of inquiry. Second point लिखिए, however if the matter is very complex, हालांकि, सेकंड पॉइंट लिखिए, हालांकि यदि मामला जटिल है, however if the matter is very complex, and without assistance of investigation agency, तथा बिना अन्वेषण अधिकारियों के मामला सुलझाया नहीं जा सकता, and without assistance of investigation agency the matter cannot be resolved, और understood सुलझाया नहीं जा सकता, और नहीं उसे समझा जा सकता है,
then the magistrate can then the magistrate can order for inquiry, then the magistrate can order for inquiry। तो उस मामले में मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश देगा। तो उस मामले में मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश देगा। तो मजिस्ट्रेट उस मामले में जांच करने के आदेश देगा। ठीक है, केस का नाम लिखिए, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत से लोग साकिरी कहते हैं, बहुत से सकीरी कहते हैं। इट्स सकीरी वासु मेरी क्या आदत हमेशा ना एस को ऐसे बनाने की है ना। एस मैं हमेशा गलत तरीके से बनाता हूँ, और आप नहीं सर, मुझे हजारों लोगों ने टोका होगा, हजारों लोगों ने, मतलब जब मैंने आंसर राइटिंग करी है, और तब तक मुझे लोगों ने एक ही बात बोली कि प्लीज एस को अच्छे से बनाओ। वो कभी बन ही नहीं पाया जीवन में। हाँ, मतलब वो आपकी जो चीज है वो आपने जस्ट कैरी फॉरवर्डिंग विद द सेम थिंग। ठीक है ना सर। इसका मैं ईयर लिखाता हूँ, तब तक आप वो बाकी चीज लिखो। लिखिए, इसमें लिखिए, under section 175(3) also, under section 175(3) also, so the order of further investigation can be given, धारा 175(3) के अंतर्गत भी अन्य अन्वेषण के लिए आदेश दिया जा सकता है। अब मुझे फैन ऑन करना बाहर 2 नंबर पे, उसको 2 नंबर पे चलाना। हाँ, ये वाला, इसमें इससे जाती है वो, इसको बंद कर दिया मैंने। दिस इज 2007 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना सर। सर क्या होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अन्य अन्वेषण क्या होता है, उसको सुनिए। सर कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हम 2 से 3 क्लास डिवोट करेंगे कि री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ठीक है ना सर। पूरा अन्वेषण और अन्य अन्वेषण क्या होता है, वी विल ऑलरेडी गिवन 2 और 3 लेक्चर्स इन दैट रिगार्ड। हम ऑलरेडी 2-3 लेक्चर हम इसको लेंगे। इसको 2 पे करके आओ। तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम समझ लीजिए होता क्या चीज है। मैं लिटरली बताता हूँ, इसका एक आदेश जो है वो यहाँ पर भी होता है। आप एक बार समझिए, 2 मिनट समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, 2 मिनट समझिएगा, 2 मिनट समझिएगा। ठीक है ना। मान लीजिए एफआईआर हुई है, ठीक है, यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई। पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है तो पुलिस वाले एक बात रिक्वेस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट साहब को, पुलिस रिपोर्ट फाइल करना इसलिए मैंडेटरी होता है इनके लिए। अगर इन्होंने नहीं करी तो फिर एक समय के बाद में क्या मिल जाएगी, फिर डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। क्योंकि आपने चार्जशीट देखो, ऐसा है कि कुछ तो समय सीमा तय होनी चाहिए ना। बीएनएसएस के अंदर समय सीमा बहुत सारी तय कर दी है कि इतने समय के अंदर चार्जशीट जानी चाहिए। अभी मैंडेटरी कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, देखे ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन कितने समय में कंप्लीट होनी चाहिए, इसका कोई भी समय सीमा नहीं है, लेकिन अब इन्होंने समय सीमा बना दी है कि इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपने देखा होगा कि रेप वाले केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 डेज के अंदर यू हैव टू बी कंप्लीट। 60 डेज, 90 डेज, अलग अलग सीमा बनाई है। 60 डेज, और फिर आप देखोगे अपील के अंदर जाओगे तो 6 महीने के अंदर अंदर अपील डिस्पोज होनी चाहिए। तो टाइमलाइन सेट सबने करी है। अब बीएनएसएस के अंदर भी टाइमलाइन सेट हुई है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट आपने दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना सर। पुलिस रिपोर्ट में ऐसा है कि आप चाहते हो कि और इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे आप हो विक्टिम, ठीक है ना सर, टचवुड कोई विक्टिम ना बने। मान लीजिए सपोज देयर इज ए विक्टिम, जो विक्टिम है, विक्टिम एक एप्लीकेशन लगाता है, उसको हम बोलते थे तंबा चालान। क्या बोलते हैं, तंबा चालान। और ये जो होता है ये साइड 193 के अंदर होता है। 193 ना पुलिस रिपोर्ट कौन सेक्शन है, 193 है। तो 193 का जो 8वां क्लोज है वो तितंबा चालान हम उसको कहते हैं लोकल प्रैक्टिस में। होता क्या है सर कि जो चालान पेश किया है, एडिशनल चालान, मतलब अलग से और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू रहने दो, उसको रोको मत इन्वेस्टिगेशन को। ऐसा है सर, 60-90 दिन में कितनी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी।
तो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भाई, और इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है, उस पर्पज से आप चाहो तो एक एप्लीकेशन 175(3) में भी लगा सकते हो। बात समझ में आई? आप इसमें भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक एक मामला था, इसमें एक आदमी फ्रॉड करके दुबई भाग गया, फिर दुबई के रास्ते वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, कनाडा पहुंच गया, ठीक है सर। अब तुमको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना है। क्या भेजना है? अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के जो प्रोविजन हैं वो अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तुमने फॉरवर्ड किया कहीं पे, अब सर उसका रिप्लाई आने में वो प्रॉपर मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है, ठीक है ना सर। मतलब आप अपने मिनिस्ट्री को भेजोगे, मिनिस्ट्री से वहां लेटर वहां जाएगा, फिर वहां से यहाँ आएगा, तो ये प्रॉपर एक चैनल बनता है। और इस चैनल में अगर आप जाओगे तो इसमें समय लगता है, तो टेक्निकल बात है सर, समय इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो सर 60-90 दिन में हो नहीं सकता। पुलिस वाले क्या करते हैं, अलग से कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करते हैं, अलग से कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज इसमें हमें एडिशनल टाइम दिया जाए। एक केस पढ़ाऊंगा मैं आपको, आर के डालमिया। अभी धीरे धीरे हम केसेस पढ़ेंगे, तब तब देखेंगे हम कि आर के डालमिया में क्या बोला कि इनकम्प्लीट चार्जशीट के लिए, जो एक इनकम्प्लीट चार्जशीट मतलब कि जो चार्जशीट है वो एक अपर्याप्त है। क्या अपर्याप्त चार्जशीट? जैसे मान लीजिए आपका पुलिस वाले हो, आपको पता चल गया कि जैसे एपीपी हो, एपीपी ने बोल दिया फोन करके पुलिस वाले को, आपको कह दिया कि देख यार ये 10 दिन बाद 10 दिन ही बाकी हैं, चालान मेरे को दो ताकि मैं कोर्ट में पेश करूं। अब तुम हड़बड़ी में क्या करोगे, कुछ भी रिपोर्ट बना के कोर्ट में दे दोगे। तो कोर्ट बोलता है कि अगर तुम्हारा चालान, तुम्हारा पुलिस रिपोर्ट लगाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि अभियुक्त को, अक्यूज को डिफॉल्ट बेल ना मिले, अगर आपका ये उद्देश्य है, तो फिर इनकम्प्लीट चार्जशीट में डिफॉल्ट बेल दे देते हैं। अब कितनी चार्जशीट इनकम्प्लीट होगी या कितनी चार्जशीट को कंप्लीट माना गया है, इसके बारे में वो जजमेंट है, तो हम डिस्कस करेंगे, गाइडलाइंस दिखा दूंगा इसमें, ठीक है सर। एक जजमेंट आया 2023 में, ऋतु छबड़िया, ऋतु छबड़िया का जजमेंट आया। ऋतु छबड़िया का जजमेंट ऐसा था, उसने बोल दिया कि अगर किसी ने भी ये रिक्वेस्ट भी करी है चालान फाइल करते वक्त, ये भी रिक्वेस्ट करी है कि सर हमें टाइम दिया जाए, एडिशनली कोई एविडेंस मिलता है तो वो भी भरने का टाइम दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये पॉइंट लिखती है ना सर कि हमें एडिशनल टाइम दिया जाए, कल को और एविडेंस मिलते हैं तो हम सबमिट कर सकें, उसके लिए हमें आप परमिट करो कि भविष्य में अगर कोई सबूत मिलता है और सबूत को हम लेके आना चाहते हैं, आप उसके लिए भी हमें टाइम दो। ऋतु छबड़िया में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, अगर किसी ने भी ये लाइन का जिक्र भी कर दिया कि एडिशनल टाइम दिया जाए या फिर बाद में हम देंगे तो उसको अलाउ किया जाए, तो इसको गलत माना जाएगा, इसको इलीगल माना जाएगा। बाद में सब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट चले गए, सीबीआई, ईडी, कस्टम, डीआरटी, ये सब पहुंच गए, ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये सब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और बोला सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर रिव्यू लगा दिया कि जो जजमेंट है ऋतु छबड़िया गलत है। क्योंकि देखो सर ऐसा है, जैसे विजय माल्या भाग गया तो 60-90 दिन में तो ये कहेगा ना कि सर अभी इतने एविडेंसेस हैं तो प्राइमा फेसी तो केस बन रहा है, बाद में हमें टाइम दिया जाए कि माल्या से और भी सबूत हम लोग मंगवाएं। सिंपल सी बात है ना सर, हाई प्रोफाइल केसेस में आप कैसे मैनेज करोगे? तो ऋतु छबड़िया को तो बोल दिया, मना कर दिया। इस पर डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो ऑर्डर है ना, आप एडिशनली जो कुछ बोलते हो कि और इन्वेस्टिगेशन, जैसे मान लीजिए आपने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, अब पुलिस रिपोर्ट पे क्या हुआ सर, मजिस्ट्रेट साहब ने मना कर दिया कि मैं तो इस पर संज्ञान नहीं लूंगी या नहीं लूंगा, ठीक है ना सर, मैं तो संज्ञान नहीं लूंगा इसके ऊपर, तो फिर पुलिस वाले कहेंगे कि सर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लीज हमें परमिट किया जाए। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि ये जो ऑर्डर है ना 193(8) का जो ऑर्डर होता है, ये 175(3) में भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी करवाया जा सकता है, ठीक है ना सर। 193(9), अच्छा 193(9) हो गया, ठीक है, 193(9) सप्लीमेंट्री चार्जशीट का क्या हो गया, 193(9), ठीक है, ओके रेचा। केस का नाम लिखिए, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहान, प्लीज लिखिए इसमें। इट वाज हेल्ड दैट माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिहित किया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिहित किया कि, इट वाज हेल्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ सेक्शन 175 क्लोज 3, that an order of section 175 clause 3, that an order of section 175 clause 3 किया कि धारा 175(3) में दिए जाने वाले आदेश, धारा 175(3) में दिए जाने वाले आदेश
एक पूर्व संज्ञान आदेश होते हैं, एक पूर्व संज्ञान आदेश होते हैं. It was held that an order given under section 175 clause 3 is a precognizance order, is a precognizance order, is a precognizance order. It means that once the magistrate has taken the cognizance, once the magistrate has taken the cognizance, once the magistrate has taken the cognizance, इसका अर्थ ये है कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा एक बार संज्ञान लिया जा चुका है, इसका अर्थ ये है कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा एक बार संज्ञान लिया जा चुका है तो वह धारा 175(3) का आदेश नहीं दे सकता, तो वह धारा 175(3) का आदेश नहीं दे सकता. If the once the magistrate has taken the cognizance, he cannot order under section 175 clause 3. He cannot order under section 175 clause 3. इसी जजमेंट को ओवररूल किसने किया? विनुभाई हरिभाई मालवीय ने ओवररूल किया. कहने का मतलब क्या है, ये बात समझिएगा. सर एफआईआर हो गई यहाँ पर, क्या सेक्शन है एफआईआर का बताइए? हुआ 200. वेरी गुड. क्लास में ध्यान से, इसलिए नुकसान क्या होता है ना, जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, ये डिफरेंस है. जो बच्चे ऑफलाइन आएगा उसको क्लास में ही याद होता है. अब सर होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए तुमने एक बार कॉग्निजेंस ले लिया, आपने क्या ले लिया इस पर? कॉग्निजेंस. और कॉग्निजेंस लेने के बाद में सपोज यू हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑन दिस पुलिस रिपोर्ट, आप चाहते हो कि दोबारा से इसकी जांच करवाई जाए. जैसे मान लीजिए 3 चार्जेस लगाए थे आपने कि भैया, एक तो करी उसने चोरी का क्या सेक्शन है? 403 आईपीसी. एक किया है उसने मर्डर किया है और एक रेप भी किया है. ठीक है ना सर? ठीक है, एक मर्डर का भी और एक रेप का भी है. अब सर 3 चार्जेस पुलिस रिपोर्ट में लगा. पुलिस उसमें बोलती है कि देखो मर्डर तो किया है उसने, लेकिन रेप का हम, मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने चोरी पर कॉग्निजेंस ले लिया, मर्डर पर कॉग्निजेंस ले लिया. चोरी जो अल्टीमेटली रोबरी बन जाएगी. क्या बन जाएगी वो? रोबरी. क्या बन जाएगी? लूट बन जाएगी ना सर. अगर मर्डर किया तो क्या बन गया वो लूट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अभी मैं चोरी लिखता हूँ. ठीक है ना सर? दोनों पर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन इस पर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, क्योंकि और पुलिस ने भी क्या लगाई थी इस पर? एफआईआर लगा दी थी. एफआईआर मतलब होता है कि हमें एविडेंसेस नहीं मिले, मेडिकल एविडेंसेस नहीं मिले कि रेप भी हुआ था. बात समझ में आई? कॉग्निजेंस तो हो चुका है, पार्टी यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर देती है वापस से 175(3). कौन सी एप्लीकेशन लगा देती पार्टी यहाँ पर? 175(3). और पुराने में जाओगे तो 156 सीआरपीसी का ये और बीएनएसएस का ये. मान लीजिए पार्टी ने फिर से एप्लीकेशन लगा दी विद रेस्पेक्ट टू कि भाई रेप के लिए वापस से इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाए, कि क्योंकि पार्टी क्या बोलती है कि स्ट्रांगली बोलती है, जो विक्टिम की फैमिली वो बोलती है कि उस लड़की का रेप भी हुआ था. ठीक है ना? शी हैज बीन वैनिश्ड आल्सो. सवाल ये है इसमें कि क्या एक बार कॉग्निजेंस लिया, क्या उसके बाद तुम कर सकते हो इसका आदेश? तो ये अफाक जहां दिलावर सिंह ने तो साफ साफ मना किया कि ये ऑर्डर नहीं हो सकता फिर. लेकिन विनुभाई हरिभाई मालवीय बोलता है कि भले ही संज्ञान ले लिया तुमने, उसके बाद में तुम क्या कर सकते हो? इसका तुम ऑर्डर दे सकते हो. क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा पढ़ी, हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कहां दी हुई है? सेक्शन 2. कौन सी डेफिनेशन है? अरे बात नहीं, ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ. हाँ जी सपना. हाँ मनीषा कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ लेते. अरे और भी तो बच्चों से कॉन्फिडेंस तो थोड़ा देखने दो मेरे को. कंफर्म हूं, लेकिन मैं अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करूंगा तो फिर, अरे जज की क्वालिटी होती है, वो भी चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता नहीं है. मुझे पता है आंसर मिल चुका है, लेकिन मैं फिर भी, वो बच्चे जो बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठे हैं कि चलो ठीक है, उनको भी तो फिर जंपिंग जपाक होना चाहिए ना. तो सर उन्होंने विनुभाई हरिभाई मालवीय में जस्टिस आरिफ नरीमन ने एक बहुत अच्छी बात बोली. जस्टिस आरिफ नरीमन का जजमेंट है ये. उस जजमेंट को मैंने पूरा पढ़ा, और जजमेंट को पढ़ने पे उन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी, द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस. भाई अन्वेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? साक्ष्यों को एकत्र करना.
अगर इन्वेस्टिगेशन ही इनकम्प्लीट है, अगर अन्वेषण जो है वो ही अपर्याप्त है, अपूर्ण है, तो फिर क्यों नहीं ऑर्डर दिया जा सकता? बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि अगर आप 2L देखोगे तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य। भाई अन्वेषण का क्या उद्देश्य होता है? साक्ष्य एकत्र करना, यही परिभाषा में भी लिखा हुआ है। और जब साक्ष्य अधूरे हैं तो क्यों नहीं आदेश दिया जा सकता है? क्योंकि जस्टिस सर्व थोड़ी होगा फिर। तो वीनू भाई हरिभाई मालवीय ने इसको रूल किया था। एक लाइन लिख लीजिए, वीनू भाई हरिभाई मालवीय, केस का नाम लिखिए वीनू भाई हरिभाई मालवीय। इसके ऊपर तो बहुत सारी डिबेट है सर, ठीक है ना, मैं इसको लिखाऊंगा आपको। वीनू भाई हरिभाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दिस इज 2019 जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट। इट वाज ए 3 जजेस बेंच, ठीक है। इट वाज हेल्ड दैट इट वाज हेल्ड दैट इट वाज हेल्ड दैट न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि अभिनिर्धारित किया कि that an order of section 175(3), ब्रैकेट में सर 175(3) नहीं है, अब 156(3) था जब जजमेंट आया था 2007 में, 6 में, उस टाइम तो 56(3) ही था, लेकिन हम मैं बीएनएस के हिसाब से लिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। ये लोग क्लास में था, अर्जेंट है कुछ, पहुंच गए, ठीक है। अब उस टाइम तो सर क्या था, उस टाइम तो 56(3) था, मतलब जजमेंट में तो 56(3) लिखा है, लेकिन मैं आपको मॉडिफाई करके लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो। देखिए, it was been held that an order of section 175 clause 3 कि धारा 175(3) में दिया गया आदेश, कि धारा 175(3) में दिया गया आदेश संज्ञान के उपरांत भी दिया जा सकता है, संज्ञान के उपरांत भी दिया जा सकता है, संज्ञान के उपरांत भी दिया जा सकता है। कैन बी गिवन even after taking cognizance also, 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 ठीक है सर। अब फ्रेश पन्ने पे आ जाइए और अपनी जो सबसे बड़ी एमएसपी है, व्हाट यू नो एमएसपी क्या होता है? मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट इस कोचिंग का जो है वो है चैप्टर 13, चैप्टर 13, ठीक है ना सर। इस यहाँ का सबसे मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट क्या है? 13, एफआईआर वाला पार्ट। हेडिंग डालिए एफआईआर, हेडिंग डालिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर। फ्रेश पन्ने से हेडिंग डाल लीजिए एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे हम वो लिख लीजिए प्लीज, वो टॉपिक वी वुड डिस्कस, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। पहला लिखिए, रेमेडीज इफ एफआईआर नॉट रजिस्टर्ड, रेमेडीज इफ एफआईआर नॉट रजिस्टर्ड, रेमेडीज इफ एफआईआर नॉट रजिस्टर्ड। अनुतोष जब प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित नहीं की जाती, अनुतोष जब प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित नहीं की जाती, अनुतोष जब प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित नहीं की जाती। सेकंड पॉइंट लिखिए, will a cryptic information amount to an FIR, will a cryptic information amount to an FIR। क्या कोई अस्पष्ट सूचना, क्या कोई अस्पष्ट सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में मानी जाएगी? क्या कोई अस्पष्ट सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में मानी जाएगी? will a cryptic information amount to an FIR। थर्ड लिखिए, why FIR is called first information report, why FIR is called first information report। क्यों प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा गया है? क्यों प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा गया है? पांचवा, जीरो नंबर एफआईआर, जीरो नंबर एफआईआर, जीरो नंबर एफआईआर, जीरो नंबर प्रथम सूचना रिपोर्ट, जीरो नंबर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। छठा, पांचवा लिखिए, एंटी टाइम्ड एफआईआर, एंटी टाइम्ड एफआईआर, एंटी टाइम्ड एफआईआर।
समय से समय से पूर्व या घटना से पूर्व, समय से पूर्व या घटना से पूर्व की जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट, की जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसको बहुत से लोग इवेंट एफआईआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट एफआईआर। इवेंट एफआईआर का मतलब होता है कि किसी घटना पर होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऐसे इवेंट एफआईआर ये होती है, एंटी टाइम एफआईआर ये होती है कि सर एक्सीडेंट तो 5 बजे हुआ है लेकिन एफआईआर तो 4 बजे दर्ज कर ली, एनकाउंटर हुआ है 5 बजे लेकिन एफआईआर तो 4 बजे ही दर्ज हो गई। मेडिकल एग्जामिनेशन कह रहे हैं, अरे सोहराबुद्दीन केस था ना, सोहराबुद्दीन सोहराबुद्दीन एनकाउंटर पता है आप लोगों को? ये गुजरात में हुआ था, गुजरात दंगों के बाद में एक एनकाउंटर हुआ था गुजरात में, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर। उसमें रात को वो उसमें रात को वो बॉम्बे से अहमदाबाद आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी के सामने गाड़ी लगा के और उनको एनकाउंटर किया गया। अब एनकाउंटर की जो एक्चुअल टाइम है वो टाइम है 2-2:30 बजे का, या 3, 3:30, 4 बजे का एनकाउंटर है, लेकिन एफआईआर 2-2:30 बजे की दर्ज है उसमें। और ये डिस्क्रिपेंसी है बहुत बड़ी, क्योंकि क्या होता है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन में काटते हैं, पेट में खाना जो है वो पचा नहीं पचा, तो ऐसा था कि वो रात को 1 बजे किसी ढाबे पे रुक के उन्होंने खाना खाया है। अगर एफआईआर जो है 2-2:30 बजे की है, इस हिसाब से खाना तो बिल्कुल भी नहीं पचा हुआ आना चाहिए था, लेकिन जब एनकाउंटर हुआ है 4-4:30 बजे एक्चुअल, तो खाना पचे हुए स्थिति में मिला है। बात समझ में आई? बोलते एंटी टाइम डिफायर, मतलब यू है ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कि जाके क्या करना है, हमें एनकाउंटर ही करना है बस। इसको भी डिस्कस करेंगे। छठा लिखिए, इज देयर एनी प्रिजम्पशन, इज देयर एनी प्रिजम्पशन अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम विद रेस्पेक्ट टू एन एफआईआर। क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर, प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर कोई उपधारणा है? प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर कोई उपधारणा है कि कोई उपधारणा है? ठीक है, क्या कोई उपधारणा है क्या? आगे लिखिए प्लीज, साथ लिखिए, इज एफआईआर ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, इज एफआईआर इज ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विशेष प्राधिकृत दस्तावेज है? एक विशेष प्राधिकृत दस्तावेज है। वेदर एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, वेदर एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है? आठवां लिखिए, कैन ए चाइल्ड और ल्यूनेटिक लॉज एन एफआईआर, कैन ए चाइल्ड और ल्यूनेटिक लॉज एन एफआईआर। क्या कोई बालक, क्या कोई बालक या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। कैन ए चाइल्ड और ल्यूनेटिक पर्सन लॉज एन एफआईआर। आगे लिखिए, कौन सा पॉइंट होगा? 9वां होगा शायद, 11वां लिखिए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज of delay in lodging of an FIR? What are the consequences of delay in lodging of an FIR? प्रथम सूचना रिपोर्ट को संशोधित करने में की गई देरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट को संशोधित करने में की गई देरी के क्या परिणाम होंगे? कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट को संशोधित करने में की गई देरी के क्या परिणाम होंगे? What are the consequences in delay of lodging an FIR? ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हाट इज मल्टीपल एफआईआर? व्हाट इज मल्टीपल एफआईआर? एक से अधिक, एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? सेकंड पॉइंट लिखिए, व्हाट इज क्रॉस एफआईआर? व्हाट इज क्रॉस एफआईआर? क्रॉस को क्रॉस ही लिख दीजिए, हिंदी मीडियम वाला बच्चा, ठीक है ना। क्रॉस को क्रॉस लिखिए। क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है? क्रॉस एफआईआर क्या होता है? ठीक है ना सर, क्रॉस एफआईआर क्या है? नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज क्वॉशिंग ऑफ एन एफआईआर? व्हाट इज क्वॉशिंग ऑफ एन एफआईआर? व्हाट इज क्वॉशिंग ऑफ एन एफआईआर? कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज कैसे किया जाता है? नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर?
व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एफआईआर? प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व क्या है? साक्षिक महत्व क्या है? नेक्स्ट लिखिए, इज इट मैंडेटरी टू लॉज एन एफआईआर? इट इज मैंडेटरी टू लॉज एन एफआईआर। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट को, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करना अध्यापक है? दर्ज करना अध्यापक है। इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड एन एफआईआर? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, इज इट मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन? इज इट मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन that an FIR should be lodged? that an FIR should be lodged? क्या क्या अन्वेषण के लिए ये आवश्यक है कि, क्या अन्वेषण के लिए ये आवश्यक है कि, कि पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए? पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। क्या बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता क्या? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सवाल क्या है, क्या बिना एफआईआर के क्या हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्या? नहीं रोक है ऐसी? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल कितने सवाल हो गए अपने? हाँ, तो ये इसमें ये समझेंगे हम। नेक्स्ट 7-8 days वी वुड गिविंग दिस टाइम पीरियड टू दिस टॉपिक। इंपॉर्टेंट है सर, मैक्सिमम इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो करेंगे बैरेक्ट रीडिंग, ठीक है ना सर? बैरेक्ट एफआईआर एक ऐसा टॉपिक है, इसमें पूरा बैरेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको हर टॉपिक नहीं कहता इसमें पूरा बैरेक्ट ही नोट करो, लेकिन इस चैप्टर के हर एक सेक्शन, इस चैप्टर का हर एक सेक्शन आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है पूरे पूरे इस टॉपिक से, ठीक है सर? देखिए सर, पूरा बीएनएसएस जो है इसमें अराउंड 520-30 सेक्शन, 530 सेक्शन प्लस है इसमें, ठीक है ना सर? बीएनएसएस में 530 प्लस सेक्शन है। लेकिन अगर आप टोटल मेरी बात समझें तो सर इसमें ऐसा है कि 100 सेक्शन है जिससे प्री आता है। कितने सेक्शन है इतने टोटल? 100 सेक्शन। और उस 100 सेक्शन में से 10-20 आप लोग अभी इतने से टाइम में देख चुके हो। बात समझ में आई? तो सर 100 सेक्शन है सिर्फ। तो सीआरपीसी में अगर मेरे को पूछे सर मैं आरसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सर सीआरपीसी में 100 सेक्शन बता दो जो मुझे पढ़ने हैं, उसके अलावा मैं सीआरपीसी में एक टच का नहीं पढ़ के जाऊंगा, तो मैं बता दूंगा भाई ये इसमें से पढ़ ले, इतने सा बार आएगा भी नहीं। वो 100 सेक्शन को पहले तैयार करेंगे, और जब ये एक खत्म होगा तो मेरे से 100 सेक्शन टिक मार्क लगवा लेना, ठीक है? जब भी खत्म हो जाए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब भी खत्म होगा उसको प्लीज टिक मार्क लगा लेना। अब इस वीक में मेरे को खत्म करना है एसआरए, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा बीएनएस। सिंपल सी बात है, बहुत स्विफ्टली हम लोग काम कर रहे हैं वाला, ठीक है सर? तो एफआईआर एक ऐसा टॉपिक है इस पर आपको पूरा का पूरा डायरेक्ट नोट करना है, मतलब पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं थोड़ा सा इसका डायरेक्ट निकालना चाहता हूँ। अब जो नए नए पॉइंट्स आए उनको अलग से मार्क करवाऊंगा, उसको लिखवाऊंगा भी सही कि क्या क्या नए पॉइंट्स आए, कि क्या बदलाव हुआ है पुराने में और नए में। मेरे पास यार ये बीएनएसएस वाला ये नहीं है। अब देखो एक शब्द है प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्या शब्द है? एफआईआर। अब एफआईआर जैसा शब्द दिखेगा तुमको डायरेक्ट में? बताइए कहीं एफआईआर लिखा हुआ है क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट? हम इसको एफआईआर क्यों कहते हैं ये भी समझो। सर देखो, लॉ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो होती है किसकी? अपराध की सूचना। जब पुलिस अधिकारी को अपराध की सूचना प्राप्त हुई तो वो क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे रिकॉर्ड करेगा, कौन इन्फॉर्मेशन देगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा उसका क्या होगा, इस सब के बारे में प्रोविजन में लिखा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना सर? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सबसे पहली चीज क्या समझे हम लाइन से कि सर एफआईआर किस में दर्ज होगी? सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय मामलों में दर्ज होगी, असंज्ञेय मामलों में दर्ज नहीं होगी। आगे पढ़िए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, अर्लियर इट वाज नॉट देयर। ये जो लाइन लिखी हुई ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, ये पहले वहां पर नहीं थी, ठीक है सर? इस लाइन को ऐड किया गया अभी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। मतलब फर्क नहीं पड़ता सर किस क्षेत्राधिकार में हुआ है, अब कहीं भी हो, मे बी गिवन ओरली और बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर ऑफ इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। चाहे आप ओरली दो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे ईमेल करो, चाहे आप ईमेल करो, चाहे आप फोन पे दो, चाहे आप व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दो,
एंड इफ गिवन, अगर ओरली दिया है आपने, शेल बी रिड्यूस टू इन राइटिंग बाय हिम, उसको राइटिंग के फॉर्म में लिखा जाएगा। बाय हिम का मतलब क्या है सर? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जैसे जो कांस्टेबल बनते हैं, जो लोग नए नए कांस्टेबल बनते हैं सर, उनको बहुत लिखना पड़ता है। तुम ये समझ लेना कि आदमी तो लगा कांस्टेबल बन के आसान आराम की जिंदगी नहीं है। कभी थाने जाओगे तो एक दो कांस्टेबल तो पेन लेके लिखते रहेंगे दिन भर कागजों में, कागजी कार्रवाई इतनी है। तो सर कहने का मतलब है तुम भलाई से इन्फॉर्मेशन किस पे दे रहे हो? तुम भलाई से, जैसे मान लीजिए मैंने ये एफआईआर है, सपोज कीजिए ये एफआईआर है, मैंने थाना अधिकारी को दे दी। एक बार क्लास में हूं मैं, बाद में बात करूं आपसे। जैसे मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने पुलिस वाले को। अभी जो कागज है ना सर, इस कागज को ऑनलाइन चढ़ाना होता है आजकल। क्या करना होता है? ये ऑनलाइन चढ़ता है कागज, और प्रॉपर उसको एक एफआईआर नंबर मिलता है। ये एफआईआर को आप गूगल पे भी सर्च करके निकाल सकते हो कि कौन सा थाना चूज करके, ऐसे वैसे करके पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन देना तुमको किस में होगा? ऐसे ही ब्लैंक कागज में। फिर वो जब आएगा ऑपरेटर, तो वो आके पूरा टाइप करेगा, इसको एक नंबर देगा, और जब वो नंबर आ जाएगा तो आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में कॉपी मिलेगी। जैसे आप देखे गए हो बहुत सीरियस ऑफेंस है, तो फिर उसमें वो बोलेगा पुलिस सर आप लिख के दे दो हमें, मैं कल आपको एफआईआर की कॉपी दे दूंगा। वो जनरेट करनी पड़ती है ऑनलाइन। वो क्या, कॉपी क्या होती है सर? जनरेटेड कॉपी होती है। एक यहाँ भी पड़ी थी अपने, यहाँ पे भी एक एफआईआर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को बहुत बार। वो एक जनरेटेड कॉपी होती है एफआईआर की। बात समझ में आई सर? इट्स ए जनरेटेड कॉपी। अब यही पड़ी होगी, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। छोड़ो, हटा ली होगी यहाँ से। बाकी दिखाई थी मैंने आपको पहले भी कॉपी कि सर देखो ये एफआईआर की कॉपी है। अब सर होता क्या चीज है, बेटर को समझिएगा सर ध्यान से। अगर आप ओरली दे रहे हो तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा राइटिंग में, उसको लिखना पड़ेगा खुद को, पुलिस वाले को, अंडर इज डायरेक्शन, या फिर या तो खुद लिखे या फिर किसी के और से लिखवाए अपने डायरेक्शन के अंदर। एंड टू बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, भाई जिसने सूचना दी है उसके सामने एक बार उसको पढ़ के सुनाया जाए। भाई मौखिक रूप से कोई सूचना दे रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे महिला के द्वारा रिपोर्ट दी गई जो पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे सिग्नल पे भीख मांगने वाली कोई महिला है, उसकी छोटी बच्ची के साथ किसी ने रेप किया है, वो लड़की को लेके गई पुलिस स्टेशन में। क्या पुलिस वाले कहेंगे उसको कि आप कागज में लिख के दो? उस मामले में तो क्या होगा कि जो बोलते जाओ लिखते जाओ, वही सीन होगा, और पढ़ के सुनाया जाएगा उसको। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड shall be signed by the person giving it, shall be signed by the person giving it। भाई जो व्यक्ति दे रहा है उसे क्या करवाएंगे? साइन करवाएंगे। पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे अंगूठा लगवा लेंगे उस कागज के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन से लिया है, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन द 3 days ऑफ द पर्सन गिविंग इट। अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक का कम्युनिकेशन से मिल रहा है तो कितने दिन में आपको साइन करना है? इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड बाय विद इन 3 days द पर्सन बाय द गिविंग इट। भाई जो भी व्यक्ति ये सूचना दे रहा है तो 3 दिवस के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर लेखबद्ध की जाएगी। ठीक है ना सर? यदि सूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसे लेखबद्ध किया जाएगा। मान लीजिए एक आदमी एफआईआर दे रहा है, किसके ऊपर? ईमेल के ऊपर दे रहा है। किसके ऊपर दे रहा है सर? ईमेल के ऊपर आदमी साइन करके दे रहा है। ठीक है सर, सुनिएगा बात। अब ऐसा है, जब वो ईमेल पे साइन करके दे रहा है, तो जब वो अब ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप उसने दिए, उसने मान लीजिए एक आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी कि सर मेरे साथ लूट हो गई है, और उसने बोला कि ऐसा करो आप लोकेशन भेज दो, और जो भी आपका ग्रीवेंस है एक बार उसको लिख के भेज दो कि कौन सी गाड़ी थी, किस नंबर की गाड़ी थी। मान लीजिए हाईवे पे जा रहा था कोई आदमी, उसको लूट लिया रास्ते में, उसने कहीं कंट्रोल रूम से फोन नंबर निकाले, पुलिस के लोकल थाने से फोन आया कि सर एक बार लोकेशन भेज दो, और किस नंबर की गाड़ी थी या किस कलर की गाड़ी थी इसने लूट करी आपके साथ, वो बता दो। बात समझ में आई? उस आदमी ने क्या किया, हैंड टू हैंड लोकेशन भेजी, गाड़ी का नंबर याद है तो, या फिर छोटी थोड़ी बहुत डिटेल्स भेज दी कि सर 4 लोग हैं, एक काले कलर की स्विफ्ट गाड़ी है, ऐसे करके उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन भेज दी। अब जब मान लीजिए आज इन्फॉर्मेशन भेजी ना सर, तो उसके 3 दिन के भीतर उसको लिखित रूप में मैं हस्ताक्षरित किया हुआ कागज देना पड़ेगा, वो साइन करके देगा। ऐसा नहीं है इसमें कि आपने बस उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की तरह इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो सर उसको प्रॉपर साइन करके पुलिस वाले को एक चीज देगा, उसके बाद उसको अभिलिखित, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? अभिलिखित किया जाएगा, उसके बाद भी उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। बात समझ में आई? तुमने सूचना दे दी पुलिस को, तुम्हारा काम था देना। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दे रहे हो सूचना, तो तुमको 3 दिन के अंदर हस्ताक्षर करके उसको देना होगा, साइन करके।
उसको साइन करके वेरीफाई करके भाई सूचना आप दे रहे हो। अब सोचो मान लीजिए पुलिस वालों को तो इस तरह से 100 सूचना मिलती है फोन के ऊपर। पहले कौन सा था, 1973 का था, उस टाइम टेलीफोन इतने का एक्सेस में थे। आजकल तो सर पुलिस वालों को सब फोन करके बोल रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पुलिस वाले कह रहे हैं रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, उसको रोज नाम पे उसको दर्ज कर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं फिर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अगर वो साइन करके देता है आदमी, इन्फॉर्मेंट, सूचना देने वाला, इत्तला देने वाला आदमी अगर उस पर हस्ताक्षरित करके उसको देता है कि सर ये इन्फॉर्मेशन है, रखो, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको 3 दिन में साइन करके उसको देना होगा। लाइन पढ़िए दोबारा। By the it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it। जो पर्सन सूचना दे रहा है उसको 3 दिन में साइन करना पड़ेगा। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। ठीक है सर, तो लेखबद्ध कब होगी, वो 3 डेज के अंदर उसको साइन करके देगा। आगे चलते हैं, ये बात समझ में आई सर? देखो सर ये पार्ट इंपोर्टेंट है, इससे यहाँ सवाल आएगा। सारे जो भी बीएनएसएस के अंदर मेजर अमेंडमेंट हुए ना, इस चैप्टर में हुए हैं, सबसे पहले इसलिए इसी को पढ़ा रहा हूं। आगे देखिए, द सब्सटेंस ऑफ देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक केप्ट बाय सच पुलिस ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स इन दिस प्रिस्क्राइब। अब सर ये चीजें को हटा देनी चाहिए थी। अब पहले क्या होता था, मैं आपको बुक कैसी होती है, ये बुक का डिटेल दिखा देता हूँ। सर पहले क्या था, जब ऑनलाइन चीजें नहीं हुआ करती थी, पहले क्या था सर, चीजें ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, तो सर आपका रजिस्टर अगर आप ऐसे रखोगे तो इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन है तो बीच में क्या वो हाफ है ना सर। अरे सर अगर मैं रजिस्टर को ऐसे खोल दूंगा तो इतना ही बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन बीच में से तो हाफ ही है। आप समझना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये लोग क्या करते हैं सर, यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ इंफॉर्मेंट, ठीक है, नेम ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है, कौन कौन सेक्शन है या धारा कौन कौन सी है, और इधर डिटेल वर्जन, इधर क्या लिखते हैं, उसकी डिटेल लिखते हैं जो भी बोलता है लिखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए साल नया नया शुरू हुआ है, साल नया नया शुरू हुआ है, 1 जनवरी का दिन है, उसी दिन हो गया अपराध, उस दिन ऑफेंस हो गया, तो उसका नंबर क्या पड़ जाएगा, एफआईआर का नंबर 0125। भाई उस थाने की ये पहली एफआईआर है 2025 की। एफआईआर नंबर भी इस तरह से दिए जाते हैं, ठीक है सर। अब जैसे इसकी इंफॉर्मेशन यहां तक खत्म हो गई, तो फिर दूसरी चीज 0225, बात समझ में आई? ये पहले रजिस्टर्ड पे ऐसे एंटर होती थी, इतना बड़ा रजिस्टर होता था पुलिस वालों के पास में। तो मैं गया उस टाइम पे, क्योंकि गांधीनगर थाना है ना सर, यहाँ पे मेरा जाना आना होता रहता था सर। अरे सर छात्र जीवन में अगर आप राजनीति करते हो तो कभी किसी को पुलिस उठा के ले गई, कभी संघर्षों में चले गए, किसी को ऐसे ऐसे ही 2 घंटे जेल में ले आए फिर छोड़ दिया, तो जाते रहते थे। उस तरह से थोड़ा सा आइडिया था कि किस तरह से काम होता है। फिर वकील बने तो उसके बाद तो फिर पूरा, अब तो ऑनलाइन होता है सर काम। अब काम कैसे होता है सर, ऑनलाइन होता है। यही धूल खा रही थी सर इतने दिनों से वो एफआईआर की कॉपी, हाँ मिल गई, ये रही सर, ये एफआईआर की कॉपी है सर। आजकल कैसी एफआईआर मिलती है, कोर्ट से सारी नहीं निकलती है। अगर महिलाओं से संबंधित अपराध है ना सर, तो उसकी निकलती है कोर्ट से, क्योंकि सर उसको ऑनलाइन नहीं डाल सकते ना कि महिला अपनी व्यथा लिख रही है कि मेरे साथ क्या क्या किया, और वो बिल्कुल ओपन लिखेगी, वो तो सब कुछ विस्तार से लिखेगी सर। महिला तो सब कुछ क्या करेगी सर, विस्तार से लिखेगी। अगर महिला ने लूप होल छोड़ दिया, मान लीजिए कोई वूमन है उसने लूप होल छोड़ दिया एफआईआर दर्ज कराने में, उसने आधी बातें शर्म में नहीं लिखी, उसका फायदा कौन उठाएगा, डिफेंस उठाएगा। डिफेंस फायदा ले, उससे अच्छा तो आप सीधी लिख दो। अगर ऐसी एफआईआर ऑनलाइन नहीं मिलती, आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ऐसी एफआईआर अगर चाहिए तो उसमें फिर जो विक्टिम होती है वो एप्लीकेशन लगाती है, वैसे वकील साहब उसके बिहाफ पर एफआईआर की कॉपी, ये कोर्ट से प्राप्त की गई कॉपी है। अगर आप देखोगे इसमें ये एफआईआर की कॉपी में, अब इसको मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना, चाहूँ तो मैं यहाँ से पीडीएफ बना के दिखाऊं, लेकिन ये इनह्यूमन होगा जिसकी एफआईआर है, महिला की एफआईआर है। आप देखो पीछे लिखा हुआ है एफआईआर, और इसमें लिखा हुआ है जिला जयपुर शहर दक्षिण, पुलिस थाना महेश नगर, ईयर 2024, एफआईआर नंबर लिखा हुआ है 80, तो 80/24 की ये एफआईआर है। इसमें टाइम लिखा हुआ है 22/2/2024, 22 फरवरी की एफआईआर है, और रात को 6:30 बजे की एफआईआर कटी हुई है। सेक्शंस जो है इसको क्रमबद्ध किया हुआ है,
सेक्शन जो इनको क्रमबद्ध किया हुआ है 323, 341, 427, उस टाइम पे बीएनएस नहीं आए थे, क्रमबद्ध किया हुआ है। अकरेंस ऑफ ऑफेंस, अपराध की घटना कहाँ कहाँ हुई है उसका पूरा टाइम दिया हुआ है भाई, इतने बजे से यहाँ पे इतने टाइम से इतने टाइम तक अपराध हुआ। इन्फॉर्मेशन कब रिसीव हुई पुलिस स्टेशन को, भाई सूचना कब प्राप्त हुई थाने को, उसका भी टाइम लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी लिखित है, देखो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रिसीव्ड है उसमें लिखा हुआ है लिखित, ओरली मिली है कैसे मिली है। इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि किस पुलिस स्टेशन से कितने दूर ये घटना हुई है, उसमें लिखा हुआ है 1.454 किलोमीटर। और बीट नंबर कौन सा है, बीट नंबर होता है कि पुलिस थाने की एक छोटी चौकी बना देते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन तो एक बड़ा होता है, बीट नंबर होता है एक छोटी छोटी चौकी बना देते हैं, उसको बोलते हैं बीट अधिकारी। हेड कांस्टेबल कांस्टेबल बीट अधिकारी होते हैं। ये गुजरे की थोड़ी बीट चौकी थी, ठीक है सर। आप अगर इसमें आगे देखोगे तो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट का नाम लिखा हुआ है, उसके साथ में उसका ईयर ऑफ बर्थ और सब लिखा हुआ है। और जो सामने वाले जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, विनोद, रमजान, अनिल, इनका पूरा नाम लिखा हुआ है, इनका पता क्या है वो भी सब उसमें लिखा हुआ है। आगे इसने फिर पूरा विवरण लिखा हुआ है कि इस महिला के साथ क्या क्या हुआ था। तो दिस इज द डिटेल एफआईआर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अब जिन्होंने नया पॉइंट जोड़ा है इसके अंदर कि अगर आप बस जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो 3 दिन के अंदर आप उसमें लिखित में साइन करके दो, देन ही विल रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन। बस सिंपल सी बात है सर, इतना समझ लीजिए। तो एफआईआर को जिस बुक में ये लोग जिस बुक की बात करें ना सर, वो आजकल बुक नहीं है, वो आजकल क्या हो गया है, आजकल वो ऑनलाइन हो गई है। आजकल कोई सी बुक एग्जिस्ट नहीं करती अब, आजकल बुकों में नहीं रखते, कागजी काम कम कर दिए। एफआईआर अब बुक में नहीं होती, रोज नाम चाक बुक में है, लेकिन एफआईआर तो प्रॉपरली ऑनलाइन ही चढ़ती है। एफआईआर को चढ़ाया जाता है ऑनलाइन, वो रिकॉर्ड के लिए एक रिकॉर्ड के लिए आपसे लिखवा लेते हैं कागज पर। समझ में ये बात? चलिए आगे चलिए। प्रोवाइडेड डेट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये सर ये जितने भी ऑफेंसेस है ना सर, ये महिलाओं वाले हैं। ये पहले ऑफेंस कौन से हुआ करते थे, 354 ए बी सी डी है ना, 376 ए बी सी डी, ये सारे वाले ऑफेंसेस है सर। अगर मान लीजिए ये सारे ऑफेंसेस हैं और इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, या तो अपराध किए गए हो या उनका अपराध करने का प्रयत्न किया गया हो, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है। आप लोग लेके आए भारतीय न्याय संहिता, निकाल लीजिए सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता लेके आए होंगे ना, मैं बहुत रोज रोज कहता हूँ आप लोगों को, तो जल्दी से सेक्शन देखिए। और क्या, तालियां बजा देता हूँ, बोल अच्छी बात है, लेके आओ जल्दी सेक्शन देखिए। महिलाओं वाले अपराध है सर। पहले कहते सर महिलाओं के अपराध ना इधर उधर बिखरे हुए थे, 354 इधर उधर बिखरा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया सर, एक जगह सबको एक साथ फिट कर दिया, भाई सारे अपराध एक साथ ला दो, तभी तो सर सेक्शन हो गए छोटे। मतलब आईपीसी जो 511 था वो शायद 370-80 पे आ गया है, अब छोटे से सेक्शन है, कर देंगे सर इनको। बीएनएस में टाइम नहीं लगता है सर, ठीक है ना, और सीआरपीसी में टाइम लगता है, ठीक है सर। ये महिलाओं वाले अपराध है। तो सर ये कह रहे हैं सर कि जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी ना सर जिसके द्वारा, वो भी कौन होगी, महिला पुलिस अधिकारी होगी। कौन होगी, बाय वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन पुलिस ऑफिसर, ठीक है सर। कोई भी महिला पुलिस अधिकारी होगी वही सूचना को दर्ज करेगी, चाहे रेप का हो या कोई सा भी ऑफेंस हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, ये जो भी भाई उस आदमी के विरुद्ध है, अगर वो, यहाँ सुनिएगा सर, यहाँ से सुनिएगा सर, ये सारे पुराने ही प्रावधान है, कुछ बदलाव नहीं आया इनके अंदर। ऐसा है कि अगर मानी बोलो एक बार, अगर सर महिला जो है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, अगर वो टेम्परेली और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब विकलांग महिला के साथ रेप किया है, या फिर एक मेंटली कोई चैलेंज्ड महिला है उसके साथ में रेप हुआ है, ये जो भी ऑफेंसेस हैं ये सारे हुए हैं, समझिएगा बात। तो सर इनमें इन स्टेटमेंट के साथ साथ जब आप इनके स्टेटमेंट होंगे तो इनके स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे सर, इनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, जहां पे ये लोग रहते हैं उनके बयान वहीं पे दर्ज होंगे, ठीक है सर। और इसके साथ ही यहाँ पर भी इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। अरे यार चाय ठंडी हो गई, अरे तुम लोग याद नहीं दिलाते यार, कल भी चाय को 10 रुपए बिगाड़ते हो मेरे हर दिन।
आपको पता है रोज रोज फिर से ठंडी चाय को मैं फिर ऐसे उसकी तरह रूह अफ़ज़ा की तरह पी के जाता हूँ। तुम लोग बोलते नहीं हो यार, बस ये गलत बात है, मेरा नुकसान करते रहते हो। चाय का नुकसान होता है, तुम सोचो सुबह सुबह एक अच्छी चाय मिल जाए ना, सफर कट जाता है। चलो छोड़ो। तो सर कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी महिला के साथ जिसका रेप हुआ है या महिला से संबंधित जो भी अपराध हुए हैं, सर वो फिजिकली डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, तो उसके बयान उसी के घर पे जाके रिकॉर्ड होंगे। ये बात समझो। एक ये और क्या कह रहे हैं सर, एट द रेजिडेंस ऑफ पर्सन सीकिंग रिपोर्ट एट सच ऑफेंस, या फिर उसकी जो कोई कन्वीनियंट पैलेस है, उसकी पसंद का जो जगह है, वहां पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे, या फिर कोई इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर उसके बयान दर्ज करेगा। सर एक मुजफ्फरनगर में एक चाइल्ड केयर होम था, मुजफ्फरनगर में चाइल्ड केयर होम था। वो तो क्या नाम है उस हीरोइन का यार, दम लगा के हईशा में कौन सी हीरोइन थी आयुष्मान के सामने? दम लगा के हईशा एक मूवी थी ना, हाँ हाँ, भूमि पेडनेकर की एक वो आई है, वेब सीरीज है, उसमें मुजफ्फर रेप के उसने कवर किया है। अभी दहाड़ कहते हैं, क्या नाम, दहाड़ तो नहीं, शायद कुछ और ही नाम है उसका, तुम देखना। तो सर उस केस में होता क्या है ये समझना। सर एक ऐसे ही होम रहता है, चाइल्ड केयर होम होता है, वहां पर मुख बाधिर बालिकाओं का वो होम रहता है। किसका रहता है? मतलब गूंगी और बेरी लड़कियों का वो सेंटर होम होता है। उसमें 9-10 लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, और ये लोग क्या करते हैं, उनकी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं सर, बच्चा गिराते रहते हैं उसका। सिंपल सी बात है सर, उसका अबॉर्शन कराते रहते हैं। एक लड़की की सर बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, तब जाके मामला उजागर होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जो चाइल्ड केयर होम की जो महिला थी, वो महिला गर्ल्स को सप्लाई किया करती थी। अब कोई लड़की गूंगी बहरी है, तो शी इज अनेबल टू स्पीक, मेंटली चैलेंज्ड है, शी इज अनेबल टू स्पीक। तो फिजिकली डिसेबल्ड का मतलब भी ये लिखा है, अभी हमें समझना है सर कि फिजिकली डिसेबल्ड सर उसका मतलब ये है कि गूंगे बहरे भी लोग कौन है, फिजिकली डिसेबल्ड ही हैं। और मेंटली डिसेबल्ड मतलब तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बोल तो सकती है लेकिन मेंटली अनस्टेबल है, उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ। बात समझ में आ रही है सर? उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो पहले तो उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे, जहां वो निवास स्थान है वहां पर, या फिर उनके प्लेस ऑफ कन्वीनियंट पे, और वुमन पुलिस ऑफिसर के सामने होगा। एक और बात है, सच रिकॉर्डिंग शैल बी वीडियोग्राफ, वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी सर उनके स्टेटमेंट की। दूसरी चीज, द ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 183 एज सुन एज पॉसिबल। सर 183 के स्टेटमेंट भी उससे रिकॉर्ड करवाया जाएगा, ठीक है ना सर? अब जो पहले 183 था, वो पहले क्या था, 164(5) है, वो पहले था 164(5) है। तो एक बार 183 निकाल लीजिए, इसको यहीं पे खत्म करूंगा, इसको यहीं पे निकाल लीजिए प्लीज, 183 निकाल लीजिए, 183 निकाल लीजिए, क्लोज 6 पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर ये। अभी बांदी कुई में अलवर में शायद एक जगह, वो एक मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ किया था लास्ट ईयर, हैव यू हर्ड अबाउट इट? इट वाज बांदी कुई, आई बिलीव बांदी कुई था वो, है ना? उसमें बहुत हुए एंड क्राई भी हुआ था। उसमें होता क्या है कि एक मजिस्ट्रेट साहब ने, पॉक्सो का मैटर था, और मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए महिला को, एक छोटी बच्ची को लेकर आया जाता है। तो मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर एलिगेशन ऐसा लगाया कि उन्होंने गलत जगह छुआ है, या फिर कुछ ऐसी बात पूछी जो नहीं पूछनी चाहिए थी। अभी हमें नहीं पता, वी आर नॉट एबल टू, है ना, हमें तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ अखबार में आया था। उसके ऊपर हाईकोर्ट ने उसका ट्रांसफर कर दिया मजिस्ट्रेट का, और बहुत विवाद हो गया था, और इसको सस्पेंड भी किया था। फिर बाद में राजस्थान जुडिशियल एसोसिएशन जो है, उसने उसने हाईकोर्ट में वो लगाई, बोला कि इसके ऊपर सारे वो हटाए जाए। मजिस्ट्रेट तो अपना काम ही कर रहा है ना, पूछ ही तो रहा है, उसका काम है। तो सर अब आप सोचोगे सर, पॉक्सो के मैटर तो कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? पॉक्सो का मैटर कहाँ, कौन ट्रायल करता है? कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन जो इनिशियली स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का काम है वो कौन करते हैं सर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। और कहाँ कर रहे हैं सर? 183 के 6ठे क्लोज में, यहां पर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? मैं आपको दिखाता हूं। इन द केस पनिशेबल अंडर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, द
The magistrate shall record the statement of person against whom such an offence has been committed in the manner specified under subsection 5. ठीक है सर. As soon as the commission is got to the notice of the police. तो जैसे सर पता लगेगा तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे. अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है उसका एक तो पुलिस वाले भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब से भी उसका क्या कराओ, बयान वहां पे भी दर्ज कराओ. कल को लड़की मर गई या कुछ हो गया तो कम से कम उसका स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन तो बनेगा. इसका पर्पस ये होता है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने दर्ज हो जाएगा तो पुलिस के दिए गए स्टेटमेंट की इतनी रिलेवेंसी नहीं है. ऑल्दो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो रिलेवेंट है, लेकिन उतना रिलेवेंट नहीं जितना मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है. प्रोवाइडेड दैट सच स्टेटमेंट इज प्रैक्टिकेबल रिकॉर्डेड बाय ए मजिस्ट्रेट इन हर एब्सेंस ए मेल मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए वुमन. अब ये प्रोविजन इसलिए जोड़ रहे हैं कि अगर मेल मजिस्ट्रेट भी ले रहा है ना सर तो वुमन की प्रेजेंस में ले. बात समझ में आई सर. इसको क्यों जोड़ा गया, क्योंकि सर जो बांदीकुई में जो घटना हुई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ में, उसके लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दिया यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट पहले क्या था कि सिर्फ मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कथन होंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अगर मेल मजिस्ट्रेट है तो वहां पे एक वुमन का होना जरूरी है, चाहे वो वुमन कांस्टेबल ही क्यों ना हो, वहां महिला का होना आवश्यक है. बात समझ में आएगी सर. ये सब प्रोविजंस को तुम देखोगे ना तुम, सर ये पहले नहीं थे ये सब प्रोविजन, अभी इनको लेके आए. अब ये पहले नहीं थे, और ये पहले अगर होते तो वो केस ही नहीं होता बांदीकुई वाला, क्योंकि पेरेंट्स को तो ये लगता ना कि क्या पूछ लिया ऐसा. प्रोवाइडेड फर्दर इन दैट केस relating to the offense punishable with the imprisonment for 10 years or more, imprisonment for the life, with that the magistrate shall record the statement of witness brought before him to the police officer. This is also new provision. ये भी पहले नहीं था. इसका मतलब क्या हो रहा है सर, ये कह रहा है सर अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें सर ऐसा है कि सर 10 साल या इसमें सर ऐसा है 10 साल या 10 साल से ज्यादा, ठीक है सर, 10 साल से ज्यादा या लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ वाले कोई ऑफेंसेस हैं सर, रेप हुआ है, ये हुआ है, जो भी हुआ है सर, ठीक है ना सर. तो इसमें ये बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने ये इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा. तो मतलब ये केस कौन से बनते हैं सर, पॉक्सो वाले बनते हैं सर. ये मैटर पॉक्सो में अगर रेप हुआ है, पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट है या सेक्सुअल असोल्ट है, पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट, गुरुतर लैंगिक हमला है, तो आपने देखा होगा पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट सेक्शन 3, 4, 5, 6 आपने वो प्रोविजन अगर पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा है कि सर उसमें 10 ईयर लाइफ इंप्रिजनमेंट डेथ के प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, अगर आपने पॉक्सो को पढ़ा है तो सर अगर ये सारे ऑफेंसेस हैं तो किस सामने रिकॉर्ड करो, मजिस्ट्रेट साहब के सामने. आगे देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड द मजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ द, ये तो पहले की लाइन है, ठीक है ना सर. अगर सर कोई लड़की बोल नहीं सकती, गूंगी है, और मजिस्ट्रेट उसके सामने स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो उसमें हेल्प चाहिए किसकी, इंटरप्रेटर की या फिर एजुकेटर की, भाई जो साइन लैंग्वेज में बात करे. अब ये थोड़े ना कि मजिस्ट्रेट साहब कुछ सीखने जाएंगे साइन लैंग्वेज फिर जाके स्टेटमेंट लेंगे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना सर. तो साइन लैंग्वेज में हिसाब से. Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently or mentally physically disabled, the statement made by the person with the assistance of interpreter. तो जब भी कोई इंटरप्रेटर बनाएगा ना सर उसको रिकॉर्ड करना होगा, तुम सारे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करना होगा सर. कौन, अगर तुमने जैसे दुभाषी का या ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर का, एजुकेटर का अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो. कल को मान लीजिए डिफेंस बोलता है कि सर इसका कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन वो जो इंटरप्रेटर था सर उसकी जाति और इस लड़की की जाति एक समान थी, तो उसने क्या किया, अपने हिसाब से कुछ भी मतलब लिखवा दिया. तो इंटरप्रेटर और एजुकेटर की अगर रिकॉर्डिंग है तो आप अपील में जाके दिखा सकते हो ना कि सर किसी थर्ड पार्टी का एजुकेटर लगाओ, इसका मतलब क्या हो रहा है. बात समझ में आ रही है आपको. तो उनके स्टेटमेंट को वीडियोग्राफी करना मैंडेटरी है. आगे देखिए, ए स्टेटमेंट recorded under clause A who is temporarily or permanently physically mentally disabled shall be considered a statement in lieu of the examination chief and so and so so and so so and so. आप समझिए ऐसा है सर. मान लीजिए एक लड़की है, वो मेंटली और डिसेबल है. सुना सर, कोई लड़की है जो मेंटली और फिजिकली, ध्यान से सुनिए, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है सर.
सेक्शन 183 6 के अंदर, ठीक है। जब ट्रायल चल रहा होगा, क्या चलेगा, मान लीजिए यहां पर चार्ज फ्रेमिंग हो गए, आरोपों को विरचित कर दिया सर। यहां पर चार्ज फ्रेमिंग के बाद में सुनिएगा सर एक बार ध्यान से, मान लीजिए चार्ज फ्रेमिंग हो रहे हैं, यहां पर आउट ऑफ फोकस निकल रहे हैं बच्चे हमारे। चार्ज फ्रेमिंग के वहां पर मान लीजिए चार्ज फ्रेमिंग किया है, सुनिएगा सर 2 मिनट, मान लीजिए चार्ज फ्रेमिंग किया है। अब जब यहाँ पे ट्रायल होगा ना सर, अब यहां से ट्रायल स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कौन आएगा, प्रोसिक्यूशन। शुरुआत कहां से होती है सर, अभियोजन से। अभियोजन ने विक्टिम को पेश किया, विक्टिम को, ठीक है ना सर, पीड़ित को, जो पीड़ित है उसको पेश किया, जिसका रेप हुआ है, जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। आपको पता है ट्रायल में 3 चीजें होती है, एग्जामिनेशन इन, फिर क्या होता है सर, क्रॉस और री एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। ये 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं सर, बेसिक बेसिक चीजें हमें जो पता है। अगर आप ये पूरे सिनारियो को समझ के देखो, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, कौन सेक्शन में, तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड था 183 के बीएनएसएस में, तो सर आपको एग्जामिनेशन चीफ में आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सीधा क्रॉस में आना है। ये बात लिख रहा है, ये बात सिर्फ किसके लिए लिखी है, जो कि मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड वुमन है। मतलब बाकी सामान्य महिला का रेप हुआ है तो उसको तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका ये मैजिस्ट्रेट सामने ऑलरेडी दर्ज हो चुका है तो फिर आने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लिखा है वहां पर। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन क्लोज ए, विच क्लोज ए दिखा देता हूं वापस से, आप क्लोज ए को मत समझना। क्लोज ए कौन सा है सर, क्लोज ए ये था, ठीक है ना। क्लोज ए के अंदर ये भी थे, आपको अगर पता हो तो, क्लोज ए के अंदर फिजिकली डिसेबल्ड लोग भी थे, ठीक है सर। क्लोज ए के अंदर ये सारी चीजें थी। द स्टेटमेंट डिलेटेड अंडर सेक्शन क्लोज ए हु इज टेम्परेरी और मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी कंसिडर्ड स्टेटमेंट इन द लिeu ऑफ द एग्जामिनेशन चीफ। मुख्य परीक्षा की जगह आप उसका स्टेटमेंट ही वहीं मान लो, अंडर सेक्शन 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सच स्टेटमेंट मेकर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन। उसका सीधा क्या होगा सर, उस महिला का, उसका सिर्फ प्रतिपरीक्षा होगी उसकी, उसका होने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट द नीड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल, विदाउट द नीड ऑफ द रिकॉर्डिंग एट द सेम फॉर द टाइम ऑफ ट्रायल। मतलब ट्रायल जब चलेगा, जब विचारण चलेगा, उस टाइम पर उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई सर। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आई ये बात। बाकी लोगों से सुन लेता हूँ, तो साक्ष्य अधिनियम जिसका पढ़ा हुआ होगा ना उसको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। प्रोविजन पूरे पूरे पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट नोट होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे आपको इतने माह लेके गया 183 में, तो घर जाके 183 भी नोट करना। मैं कल कॉपी देखूंगा सबकी, ठीक है ना। वैसे मैं प्रैक्टिकली नहीं देखता, लेकिन फिर भी जो मेहनती वो कर लेगा यार। जो सिर्फ अपने जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेता होगा उसके अंदर मुझे लगता नहीं इतनी सिंसियरिटी होगी, कुछ को छोड़ के। कुछ तो बच्चे हैं, सारे नहीं हो पाते सर, सारे नहीं हो पाते भाई। किसी की मजबूरी है, जयपुर नहीं आ पा रहा, उसको मैं मानता हूँ। लेकिन वो बच्चा जो घर वालों को बोल के बैठा है कि जयपुर कोचिंग कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि जयपुर में क्या कर रहा हूँ सर मैं, जयपुर चल रही है कोचिंग और क्लास चल रही है ऑनलाइन हाँ, तो फिर वो उससे आप ये उम्मीद मत करो कि वो 183 भी नोट करेगा जाके, सिंसियरिटी नहीं है फिर। मतलब एक लोगों को क्या होता है ना कि इंसान का पता चल जाता है, ठीक है सर। दूसरा प्लो पॉइंट पे आ जाइए। इन्होंने 20 25 30 क्या चला रखा है इधर, समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या, हाँ ये 5 20 25 30 क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई, इसका मतलब क्या है 5 20 25 30 का। छोड़ो छोड़ो, अरे बस बस आगे देखिए। ए कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड, शैल बी गिवन फोर्थ विद फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम। मैंने आपको कंप्लेंट और एफआईआर में अंतर लिखवाया था
तो उस टाइम ने लिखवाया था ये अंतर आपको कि देखो एफआईआर में क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलती है लेकिन कंप्लेंट में नहीं मिलती है कॉपी। और इसका मैंने सेक्शन में लिखवाया था कि देखो 173 का 2 लिखिए आप उसमें। ठीक है सर, आगे बढ़िए। विदाउट प्रीजुडिस to the provisions contained in section 175 on the receipt of the information relating to the commission of cognizable offence which is made punishable for 3 years or more than less than or but less than 7 years, the officer in charge of police station with the prior permission of the officer not below the rank of ASP consider necessary proceed to conduct preliminary। ठीक है, ये बोल रहा है सर कि ऐसा है सर, ये प्रोविजन भी नया जोड़ा इन्होंने। अब इसका मतलब समझिए सर, ऐसा है कि जहां पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अपराध तो हुआ है, लेकिन अपराध ऐसा है सर कि 3 साल तक, 3 साल से 7 साल तक का ही पनिशेबल है। 3 साल से 7 साल तक ही पनिशेबल है। तो उसमें क्या करेगा, जो पुलिस वाला रहेगा, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रहेगा, वो किसके पास जाएगा, अपने डीएसपी साहब के पास जाएगा। डीएसपी साहब से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए। अब डीएसपी से कम की रैंक का कौन कौन होता है पहले समझ लीजिए, मेरे एक बार सुन लीजिए सर। ऐसा है, सबसे ऊपर रैंक है एसपी, फिर आता है एडीएसपी। अब मेरे को बीच की रैंक भी तो बतानी पड़ेगी कि डीएसपी से कम की रैंक नहीं होना चाहिए ना। एसपी, एसपी एक ही होता है जिले में, जिले में एसपी कितना होगा, एक। बाकी कौन होते हैं, एडिशनल एसपी। इनके नीचे होते हैं सर डीएसपी, जिसको हम सीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीआई साहब। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर इंस्पेक्टर, या फिर सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं, सीओ साहब भी कहते हैं। अलग अलग है, सब तरफ अलग अलग टर्म यूज करते हैं। सीओ बोल दो, सीआई बोल दो, जो भी कहना है कह दो। जो डीएसपी सीआई साहब एक ही है। तो कहने का मतलब ये कि 3 साल से तो ज्यादा लेकिन 7 साल से कम का कोई अपराध है तो वहां पर सर इस वाले ऑफिसर से पूछ के आओ, इनसे पूछिए आप कि सर प्रोसीड करना है नहीं करना। ठीक है सर। और वो जो डीएसपी होगा वो ये डिस्क्रिप्शन को यूज कैसे करेगा, मतलब डीएसपी के पास में आप पूछने, जैसे आप, मैं डीएसपी हूं आप लोगों का, आप आए मेरे पास कि सर थाने में ये मैटर आया है, क्या करने का है, तो मैं अपने विवेकाधिकार का उपयोग कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, क्या जाति देखूंगा उसकी, अच्छा कौन सी पार्टी पैसा दे रही है ये देखूंगा। इसको डिस्क्रिशन कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, विवेकाधिकार कर दिया। विवेकाधिकार किस चीज में कर दिया, अब यहाँ पर डिस्क्रिशन है कि क्या चीज देखिए आप देखिए, प्रोसीड टू कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर देयर इज एग्जिस्टेंस प्राइमा फेसी केस और नॉट विद इन 14 days। अब 14 दिन में पता लगाइए, 14 दिन में एक प्रारंभिक जांच कीजिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कीजिए, प्रारंभिक जांच कीजिए, प्रारंभिक जांच कीजिए 14 दिन के भीतर कि क्या कोई मामला बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके ऊपर देखो दूसरी बात ये, प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसी केस, प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन वेदर देयर प्राइमा फेसी एग्जिस्ट और नॉट। अब सर मैंने आपको एक हेडिंग लिखवाई थी आज कि क्या एफआईआर दर्ज हुए बिना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्या अन्वेषण के लिए प्रथम श्रेणी रिपोर्ट की आवश्यकता है, क्या आवश्यक है क्या दर्ज हो। उसका आंसर मिलता है यहां पर कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, कुछ मिलेगा तो फिर एफआईआर दर्ज कर देना। मिल गया आंसर उसका आपको। तो सवाल देखो एक बार, सवाल जो लिखवाया था, लिखवाया ना, उसका आंसर क्या, मतलब आप चाहो तो सीधा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। तुम इन्वेस्टिगेशन करो, तुम्हें लगता है मैटर बन रहा है तो एफआईआर दर्ज कर लेना। फिर उस पर कंप्लेन तो तुम्हारे पास आई गई ना भाई, उसने इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी लिख के कागज में। दोबारा, without the prejudice to provision contained in section 175 on the receipt of the information into cognizable offense which is made punishable for 3 year or more, मतलब 3 साल या 3 साल से अधिक का कोई सजा है, बट लेस देन 7 साल से कम की सजा है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, डीएसपी से रैंक कम की रैंक का नहीं होना चाहिए सर। कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, वो चाहे तो प्रोसीड कर सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर सकता है, मामला बनता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो दिन बना दिए इन्होंने, कितने बना दिए सर, 14 दिन। 14 दिन में उसको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, हाँ भाई मामला बना है नहीं बना। टाइम बाउंड कर दिया है पुलिस को भी, पुलिस को भी क्या कर दिया है, समय से आबद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं कि आप अपने मनमर्जी चला रहे हो। बात समझ में आई सर। घर जाके सर पूरा नोट होना चाहिए ये। पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाती थी, एक प्रोविजन है वहां पे हो सकती थी, एक वहां पे पहले भी हो सकती थी। मैं आप एक प्रोविजन है, मैं आपको दिखाऊं वो प्रोविजन। नहीं नहीं, बिना उसके भी आप प्रोसीड कर सकते थे इन्वेस्टिगेशन की। मैं आपको प्रोविजन दिखा देता हूं, एक बार देखिए आप। एक 173 पढ़िए,
बिना एफआईआर के भी आप प्रोसीड कर सकते थे, पहले भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, मतलब बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे भी आप अन्वेषण कर सकते थे। 176 की 2 लाइन पढ़ लीजिए स्टार्टिंग की, वहां पे आंसर मिल जाएगा। 176 की 2 लाइन पढ़ लीजिए। वेयर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, अदरवाइज लिखा हुआ है सर, या तो एफआईआर के थ्रू प्राप्त हो या फिर अन्यथा। इस अन्यथा का मतलब ही है कि आपने एफआईआर नहीं दर्ज करी है। आगे पढ़िए। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन has reason to suspect the commission of offense which he is empowered under, he shall forthwith send a report to the magistrate and take empowered to, फिर वो इन्वेस्टिगेशन वहां से क्या कर देगा सर, स्टार्ट कर देगा। मतलब वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन या तो एफआईआर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है या ऐसी भी अगर अलग से भी मिली है तो भी मजिस्ट्रेट को इत्तला देगा सर एक ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है कि लेकिन अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, क्या मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करके देखूं एक बार कि क्या चल रहा है। और मजिस्ट्रेट कहते हैं कि हाँ करो, या फिर आपको लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप सीधा मजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्मेशन भेजो और आप करो इन्वेस्टिगेशन। बात समझ में आई सर? तो मतलब पहले भी इसे रोक नहीं थी, लेकिन पहले इसे स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था, जैसे अब इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो अब ज्यादा स्पष्ट प्रावधान इन्होंने लिख दिए हैं। तो जितने भी बदलाव हुए ना सर वो इस चैप्टर में ज्यादातर हुए हैं। तो हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे, 8-10 क्लास लग जाए कोई फायदा नहीं, लेकिन इस चैप्टर से बदलाव हुए हैं तो मतलब सवाल आने के चांसेस, सर सवाल वहां से आते हैं जहां से क्या होते हैं, बदलाव होता है, कोई अमेंडमेंट होता है। एनी पर्सन एग्रीड बाय द रिफ्यूजल ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। मान लीजिए आप ऑफिसर इंचार्ज के पास गए थे और उसने एफआईआर दर्ज नहीं करी है, he may send the substance of the such writing and writing by the post to the SP साहब। किसके साथ भेजेगा सर? बाय पोस्ट के थ्रू आप भेजिए, डायरेक्ट मत भेजिए, बाय पोस्ट एसपी साहब के पास भेजिए। SP concerned who if satisfied such information discloses the commission of cognizable offense shall either investigate। आपने भेजी तो वो चाहे तो मामले का खुद अन्वेषण कर दे या फिर खुद भी कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को किसी को वो कर सकते हैं, पाबंद कर सकते हैं कि आप जाओ इस मैटर में देखो कि क्या हुआ है और मुझे कल इसकी सूचना दो। बात समझ में आई सर? एसपी साहब को बाई पोस्ट गया, भाई एसपी साहब ने पढ़ा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, तो एसपी साहब चाहे तो खुद इन्वेस्टिगेट कर ले या फिर किसी पुलिस वाले को आबद्ध कर दें, पाबंद कर सकते हैं उनसे कि जाओ मुझे पता लगाओ 24 घंटे का टाइम है, मुझे कुछ ओरली बता देना कि क्या हुआ है, कल मेरे पास टाइम में रिपोर्ट करोगे आप। Subordinate to him in the manner provided by this Sahita, such officer shall have all the powers of an OIC of the police station in relation। लिखने से मना कर देता है, उसी के बारे में उसी के बारे में बता रहा हूं मैं, क्योंकि सर फेल हो गए ना आप लोग, रिफ्यूज हो गए ना सर क्लोज 1 के अंदर इन्फॉर्मेशन। उपधारा 1 के अंदर आपने जो सूचना दी थी, सूचना की इत्तला दी थी, उसको किसने दर्ज नहीं किया, तो उसके बाद आप एसपी साहब के पास में दे रहे हो। सर ऐसा है कि फिर पुलिस स्टेशन साहब को देने के बाद में और जो भी मैनर बताया हुआ है उसके बाद में जो वो जिस आदमी को पुलिस वाला, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर को बोला है एसपी साहब ने कि आप जाओ और जाके कार्रवाई करो, उस पुलिस वाले भलाई से वो कांस्टेबल ही क्यों ना हो, उसको किसकी शक्ति रहेगी? ऑफिसर इंचार्ज की शक्ति रहेगी उसको उस मामले में, 3 स्टार की शक्ति मिलेगी उसको उस मामले में। बात समझ में आई सर? Such officer shall have the powers of an officer in charge of the police station in relation to the offence, failing which aggrieved person may make an application to the magistrate। अब इसमें भी ये भी लिखा हुआ है, shall have the powers of an in charge of the police station in relation to that offence, failing with such aggrieved person may make an application to the magistrate। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां से कोई रिलीफ नहीं मिलता एसपी साहब को देने के बाद से, तो आदमी कहां चला जाए? फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास जाए 175(3) में, और यहाँ पे आप लिख लीजिए एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट में लिख लीजिए सेक्शन 175(3) ये पहले नहीं था। और ये जो भी बातें ये सब किसकी है? सकीरी वासु की और अफाक जहां की बातें हैं ये, तो अब इन्होंने किस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना सर? और इसको तो कोमा वोमा लगाना चाहिए था, तुम्हारे कोमा लगाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ ऑफेंस के बाद में कोमा आना चाहिए था, ऑफेंस के बाद लगा हुआ है ना, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ कोमा, ऑफेंस के बाद कोमा लगाइए। अरे कोमा का बहुत अर्थ है सर, अर्थ बदल जाता है, ठीक है सर? डायरेक्ट नोट होना चाहिए कल की तारीख में, ठीक है सर? आज के लिए इतना ही। क्या कराऊं? तुम्हारी तो हालत देख के लग नहीं रहा क्योंकि तुम 2 घंटे इंग्लिश पढ़ ली हो आज। सर ये 1-2 दिन और चलेगी इंग्लिश की क्लासेस, मेरे को एसआर भी पढ़ाना है ना, लेकिन मैंने मंडे से मैं बीएनएस कैसे स्टार्ट करूंगा? हाउ वुड आई स्टार्ट बीएनएस फ्रॉम मंडे? तो 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर बीएनएस से स्टार्ट करते हैं, बीएनएस क्या सॉरी एसआरए स्टार्ट करते हैं। हाँ 5 मिनट का ब्रेक, एसआरए स्टार्ट।
बैरेक्ट को नोट सर, बैरेक्ट नोट करके आइएगा, ठीक है ना सर, क्योंकि देखिए बैरेक्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो छोड़ सकते हो आप। ये बैरेक्ट ऐसा है, ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन प्लीज नोट कीजिएगा अच्छे से, और खुद जब नोट करोगे ना बैरेक्ट को, तब आपको याद भी होगा वो। थैंक यू एवरीवन।